मादा युग्मकोद्भिद का विकास, भ्रूणकोश का मतलब, या इनकी टर्म्स लिख देता हूं, एम्ब्रियोसेक या फीमेल गैमेटोफाइट का विकास। ठीक है, तो देखो इसकी पहला पॉइंट, फर्स्ट सेल कौन है? फंक्शनल मेगास्पोर। कौन है? क्रियात्मक गुरु बीजाणु। ये क्रिया कहाँ होती है? स्थल कहें, प्लेस कहें, साइट कहें, कहाँ होती है? ये क्रिया होती है बीजांड में। कहाँ होती है? बीजांड में। बीजांड जो कि अंडाशय में स्थित होते हैं, ठीक है कि नहीं है? अंडाशय जो पुष्प का एक जायांग में है, ठीक है कि नहीं है? ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार कि भ्रूणकोश का परिवर्तन कहाँ होता है? बीजांड में। अगर बीजांड ने लिखा, स्त्री केसर लिख दिया, पुंकेसर लिख दिया, दल लिख दिया, बाह्य दल लिख दिया, ठीक है ना, तो फिर स्त्री केसर हो जाता है। अगर स्त्री केसर भी लिख दिया और अंडाशय भी लिख दिया तो फिर अंडाशय सही हो जाता है, ठीक है कि नहीं है? अंडाशय लिख दिया और बीजांड लिख दिया, फिर ऑप्शन बीजांड राइट हो जाएगा, ठीक है कि नहीं है? तो ये लॉजिक है आपके लिए। अब देखो, अब अपन बात करते हैं इस भ्रूणकोश या मादा युग्मकोद्भिद का विकास कैसे हो रहा है। ठीक है, देखो सिंपल से उस डायग्राम पे चलते हैं। कौन से वाले पे? इस डायग्राम पे, ठीक है। और इस डायग्राम को मैं इस डायग्राम में ले लेता हूँ। कौन से में? ये जो डायग्राम है जो प्रतीप प्रकार का है, क्योंकि मोस्टली जो पादप है उनमें बीजांड कैसा है? प्रतीप प्रकार है। तो मैं प्रतीप प्रकार का बीजांड बना देता हूँ। यहाँ देखो भाई, यहाँ ये एक प्रतीप प्रकार का बीजांड ले रहा हूँ मैं, और इस प्रतीप प्रकार के बीजांड में मैं लाल कलर से ये क्रियात्मक गुरु बीजाणु ले रहा हूँ। ठीक है, ये क्या ले रहा हूँ? क्रियात्मक गुरु बीजाणु ले रहा हूँ मैं। क्रियात्मक गुरु बीजाणु। अब इस क्रियात्मक गुरु बीजाणु के अंदर ये जो क्रियात्मक गुरु बीजाणु है वो अगुणित है। कैसा है ये? अगुणित है, क्योंकि हमें पता है गुरु बीजाणु जनन प्रक्रिया अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा हुई। तो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा हुई, तो अब इसके अंदर ये जो क्रियात्मक गुरु बीजाणु है वो कितना है? एक अगुणित है। ठीक है, यहाँ एक क्वेश्चन और है, देखो वापस थोड़ा रिवाइज करवा देता हूँ कि एक अर्धसूत्री विभाजन से कितने क्रियात्मक गुरु बीजाणु बने? एक। ठीक है ना, बाकी आगे इसको मैं पूरा करूँगा आपको। अब इस क्रियात्मक गुरु बीजाणु के अंदर अब यहाँ क्या होता है? अब अगुणित सेल्स आ गई, तो अर्धसूत्री विभाजन होने का तो कोई वैसे सवाल ही नहीं रहा। अब जो भी विभाजन है वो कैसे होने हैं? समसूत्री विभाजन होने हैं। तो यहाँ पर विभाजन समसूत्री। ठीक है, अब केवल इस चीज को ले रहे हैं, कितने केंद्रक बने? 2। कितने केंद्रक बने? 2। ठीक है, उसके बाद में अगला समसूत्री अब क्या होता है? देखो, एक केंद्रक इस सिरे पे चला जाता है, दूसरा केंद्रक इस दूसरे सिरे पे चला जाता है। ठीक है, तो अब डायग्राम क्या बन गया? ये इस सिरे पर एक केंद्रक और इस दूसरे सिरे पर एक केंद्रक। बाकी बाहर वाली स्थिति वही, बीजांड ऐसा कैसा ही। ठीक है कि नहीं है?
इसको मैं आप कहें तो हल्का सा डिनोटेड कर देते हैं, ये इतना सा कैसे कर देते हैं ना, तो इसका मतलब ये बीजांड द्वार है और बाकी भाग इधर है, ठीक है ना, एक संकेत चलता है इसमें। अब इसमें और विभाजन हुआ, चार केंद्रक हो गए। और विभाजन हुआ, ये दो दो थे, कितने हो गए, चार चार केंद्रक हो गए, ठीक है। अब इनमें से एक केंद्र कहाँ आ जाते हैं, वापस बीच में आ जाते हैं, ठीक है। अब डायग्राम कैसा बना, यहाँ सेल्स केंद्रक 3, इधर केंद्रक 3 और बीच में केंद्रक 2 हो गए, ठीक है। अब इनमें क्या होता है, कोशिका विभाजन हो जाता है। क्या होता है इसमें, कोशिका विभाजन होकर के ये क्या बनती है, अलग अलग सेल्स बन जाती है इससे। ये ऐसे सेल्स बन जाती है, ठीक है। और अध्यावरण बताएं, बीजांड द्वार बताएं, ये बीजांड द्वार। अब क्या होती है, इनमें कुछ रूप फॉर्म चेंज होती है, कोशिकाएं क्या करती है, अपने कार्य के हिसाब से कुछ विशेष आकृतियों के अंदर ढलती है। ये ढलने लगी तब, अब इस रचना को मैं बढ़ाऊं वापस, बड़ा कर दिया मैंने, ये 2 केंद्रक बीच में, ये जो 3 सेल्स हैं, एक सेल्स, ये 2 सेल्स, 3 हो गई। और ये जो सेल्स है वापस 1 2 3, ये सेल्स बन गई, बंट गई अपने कोशिका विभाजन में, और ये एक बीच की कोशिका बड़ी, ठीक है। अब देखो यहाँ कितनी सेल्स हो गई, और ये बता देता हूँ मैं, ये बीजांड आ गया, ठीक है ना। थोड़ा ऊपर खाली जगह रखते हैं ना, ठीक है ना। ये जो संरचना आई, ये संरचना क्या है, पूर्ण कोश। ये संरचना क्या आई, पूर्ण कोश आई। अंदर का मैं मिटा देता हूँ, आपने लिख लिया होगा। ये संरचना आ गई पूर्ण कोश।
इस संरचना को क्या कहेंगे? भ्रूण कोश कहेंगे। ये लाल घेरे में है। अब इसमें देखो कोशिकाएं कितनी हैं? इसमें कोशिकाएं हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। तो इसमें ये जो भ्रूण कोश है अपने पास में, इस भ्रूण कोश में सेल है, उनकी संख्या है 7। और केंद्रकों की संख्या बात करें तो 3 3 6 और 2 8। और केंद्र कितने हैं? 8, ठीक है ना। अब इन 7 का हिसाब क्या है? 7 में देखो 3 जो ऊपर की सेल है उसको अपन अब नाम दे देते हैं। ये जो सेल्स हैं ये 3, इन सेल्स का नाम है प्रतिमुखी कोशिकाएं। प्रतिमुखी या एंटीपोडल। जो बीजांड द्वार सिरे की ओर कोशिकाएं हैं उनमें सबसे जो बीच वाली जो कोशिका है, ये कोशिका है अंड कोशिका, ठीक है ना। ये कोशिका है अंड कोशिका और ये युग्मक है। ये क्या है? युग्मक है। इसी को ही तो धारण किए हुए हैं, इसीलिए तो ये भ्रूण कोश युग्मकोद्भिद कहलाएगा। ये युग्मक है अंड कोशिका। तो इस अंड कोशिका को कौन सी संरचना धारण कर रही है? इसको ये भ्रूण कोश धारण कर रहा है। कौन धारण कर रहा है इसको? ये भ्रूण कोश धारण कर रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए भ्रूण कोश को मादा युग्मकोद्भिद कहा जाता है। दो जो अब इस अंड कोशिका के जो आजू बाजू में जो कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं को कहते हैं सहाय कोशिका या सिनर्जिड सेल। ये प्रतिमुखी। अब जो बीच की जो कोशिका है वो सेल है ध्रुवीय सेल, ध्रुवीय कोशिका। ध्रुवीय कोशिका का मतलब पोलर सेल। और इसके अंदर कितने न्यूक्लियई है? 2 न्यूक्लियई की एक सेल है। अगुणित 2 केंद्रक है और ये एक सेल है। मतलब एक सेल 2 केंद्रक युक्त है। ये एक सेल 2 केंद्रक युक्त है। तो इस प्रकार से अब इसमें कितनी सेल्स हो गई भाई? देखो, प्रतिमुखी, तीन, एच सेल, एक सहाय सेल, एक ध्रुवीय सेल, नहीं सहाय सेल 2, ठीक है ना। टोटल कितनी हो गई भाई? 3 4 और 3 ये 7। अब इसमें केंद्रक ये 8 में कैसे आएंगे? देखो, प्रतिमुखी में 3 सेल में 3 केंद्रक, ध्रुवीय सेल के अंदर 2 केंद्रक, एच सेल के अंदर 1 केंद्रक, 2 सहाय सेल है, 2 सहाय सेल में 2 केंद्रक। टोटल केंद्रक कितने हो गए? 8। तो कहने का मतलब ये जो भ्रूण कोश हमने पढ़ा है, एम्ब्रियो सेक हमने पढ़ा है, इस एम्ब्रियो सेक है ये 7 कोशिकीय, कितना? 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय है। और जिसके निर्माण की प्रक्रिया जो हमने पढ़ी है वो वाली है। ऐसा जो भ्रूण कोश है वो भ्रूण कोश क्या कहलाएगा? पॉलीगोनम टाइप का है। ये किस टाइप का है? पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूण कोश है। और पॉलीगोनम भ्रूण कोश ये मोनोस्पोरिक है, एक बीजाणुक है ये। क्योंकि हम देखते हैं कि एक फंक्शनल मेगास्पोर था, उससे ये इसका निर्माण हुआ है, ठीक है कि नहीं है? कितना? एक फंक्शनल मेगास्पोर रहा, उससे निर्माण हुआ, इसलिए ये मोनोस्पोरिक या एक बीजाणुक है। ये मोनोस्पोरिक। अब वापस थोड़ी इस भ्रूण कोश की थोड़ी संरचना को हम वापस पढ़ लेते हैं रिवाइज के अंदर। देखो भाई, ये संरचना इधर बीजांड आ जाते हैं,
ठीक है नहीं। यहाँ ये सेल आ गई, सेल को मैं अलग कलर दे देता हूँ। अंड कोशिका, सहाय कोशिका, ये भी सहाय कोशिका, बीच में ध्रुवीय कोशिका, ये ध्रुवीय कोशिका के दो केंद्रक, और ये 3 प्रतिमुखी कोशिका। इधर इसका जो सिरा है वो है बीजांड द्वारीय सिरा, मतलब बीजांड द्वारीय सिरे की ओर ये कोशिकाएं होती है। इन तीनों कोशिकाओं को सम्मिलित रूप से बोलते हैं एज अपरेटर्स या अंड समुच्चय। क्या बोलते हैं इनको? अंड समुच्चय। इस अंड समुच्चय के अंदर कितनी सेल्स हैं? 3 सेल है। एक सेल एज सेल 1 और सिनर्जी सेल 2, ठीक है ना। और ये बीच की जो सेल्स है वो है अपने पास में ध्रुवीय कोशिका। बीच वाली जो सेल है वो कैसी है? ध्रुवीय सेल। ये वाली हो गई प्रतिमुखी सेल, एंटीपोडल सेल्स। तो इस प्रकार से ये जो पॉलीगोनम टाइप का, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है पॉलीगोनम टाइप्स, ठीक है ना, ये भ्रूणकोश है। और इसी भ्रूणकोश को क्या कहते हैं हम? ये मादा युग्मकोद्भिद है। ये क्या है? मादा युग्मकोद्भिद है, फीमेल गैमेटोफाइट है ये। ठीक है, फीमेल गैमेटोफाइट इसलिए है क्योंकि ये इसकी जो एज सेल है, ये इसकी जो अंड कोशिका है, ये जो सेल्स है इसकी अंड कोशिका जो आप देख रहे हैं, ठीक है ना, ये जो सेल्स है वो क्या कहलाएगी? ये अंड कोशिका है। ये कोशिका एक युग्मक है। ये क्या है? ये एज सेल है। ये मादा युग्मक है, और मादा युग्मक है तो इसलिए इस मादा युग्मक को धारण करने वाली जो संरचना है वो क्या कहलाएगी? मादा युग्मकोद्भिद या फीमेल गैमेटोफाइट कहलाएगी। ठीक है, ऑल द बेस्ट। अच्छी तरह से इसको स्टडी करना है, ठीक है कि नहीं है? सर स्टॉप करिए।